ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद एक अध्याय नहीं है। ये उस दर्द की गूंज है जो समुद्र की लहरों के साथ आज भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किनारे से टकरा कर लौटती है और हर बार एक ही सवाल पूछती है कि इंसान को तोड़ने की हद आखिर कहां तक जा सकती है। जब सन 1857 में बगावत की आग भड़की थी तो वो सिर्फ दिल्ली, कानपुर या झांसी तक सीमित नहीं थी। उसकी लपटें पंजाब तक भी पहुंची थी, जहां अहमद खान खरल जैसे लोग अंग्रेजी हुकूमत के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। लेकिन अंग्रेजों के पास सिर्फ बंदूकें ही नहीं थी, उनके पास एक ऐसा और हथियार था, ऐसा हथियार जो इंसान को मारता नहीं था बल्कि उसे जिंदा रखकर रोज रोज मरने पर मजबूर करता था। और उस हथियार का नाम था काला पानी। काला पानी एक शब्द जो सुनते ही शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक ऐसी सजा थी, एक ऐसा अंधेरा जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। पुराने समय में समुद्र पार करना ही सामाजिक मौत माना जाता था, क्योंकि इससे इंसान अपनी जाति, अपने धर्म, अपने समाज से कट जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने इस मान्यता को एक हथियार बना दिया और उसे एक ऐसा जेल में बदल दिया जहां जाने का मतलब था अपने अस्तित्व को खो देना। कलकत्ता से सैकड़ों मील दूर समुद्र के बीचों बीच फैले हजारों द्वीपों का ये समूह बाहर से जितना सुंदर दिखता था, अंदर से उतना ही भयानक था। घने जंगल, जहरीले कीड़े, जहरीली हवा और चारों तरफ फैला हुआ समुद्र, ये सब मिलकर इसे एक प्राकृतिक जेल बना देते, जहां से भागने का ख्याल भी खुद में एक सजा था। 10 मार्च 1858 का वो दिन जब पहला जत्था इन द्वीपों पर उतरा, शायद इतिहास के सबसे दर्दनाक दिनों में से एक था। वो लोग कैदी थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी उम्मीद की एक हल्की सी चमक बाकी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बंजर जमीन, उन अंधेरों जंगलों में और उन खामोश समुद्रों को देखा, उन्हें समझ आ गया कि ये जगह सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी कैद कर लेती है। दिन भर की मेहनत, बिना रुके, बिना थके, और फिर रात को ऐसी जगह लौटना जहां बारिश में अंदर और बाहर का फर्क मिट जाता था। खाना इतना खराब कि उसे खाना भी एक सजा लगता था, और बीमारी ऐसी कि उसका इलाज सिर्फ मौत थी। धीरे धीरे हर कैदी के अंदर एक ही ख्वाहिश बचती थी कि बस अब ये सब खत्म हो जाए। फजल हक, खैराबादी जैसे लोग जो कभी समाज के रिस्पेक्टेड स्कॉलर थे, जहां आकर एक नंबर बनकर रह गए। उनकी लिखी बातें आज भी उस दर्द को बयां करती हैं जो शब्दों में समाना मुश्किल है। वो बताते हैं कि कैसे हर कोठरी बीमारी का घर थी, कैसे हर सांस में सड़न घुली हुई थी, और कैसे मौत भी यहाँ एक राहत की तरह लगती थी। कैदियों को जंगल साफ करने के लिए भेजा जाता था, हाथों में बेड़ियां, पैरों में जंजीर, और दिल में एक डर कि शायद आज ही आखिरी दिन हो। जो बीमार हो जाते उन्हें भी नहीं बख्शा जाता, उन्हें घसीटते हुए काम पर ले जाया जाता, और अगर वो गिर जाते तो वहीं छोड़ दिया जाता। समय बीतता गया, लेकिन अत्याचार कम नहीं हुए, बल्कि और बढ़ते गए। धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस जगह को और संगठित किया, और फिर बना एक ऐसा ढांचा जिसने काला पानी को और भी खौफनाक बना दिया। सेल्यूलर जेल। ये जेल सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी थी, ये बनी थी दर्द, चीखों और टूटे हुए सपनों से। हर कैदी को एक अलग कोठरी में रखा जाता था ताकि वो किसी से बात ना कर सके, किसी से मिल ना सके, और धीरे धीरे अपनी ही सोच में डूबकर टूट जाए। विनायक दामोदर सावरकर जैसे क्रांतिकारी जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी यही महसूस किया कि ये जगह मौत से भी बदतर है। उन्होंने लिखा कि जैसे ही जेल का दरवाजा बंद हुआ, उन्हें लगा कि वो जिंदा ही मौत के मुंह में आ गए। यहाँ सजाएं सिर्फ शारीरिक नहीं थी, मानसिक भी थी। कैदियों को घंटों तक चक्की चलानी पड़ती, तेल निकालना पड़ता, पत्थर तोड़ने पड़ते, और अगर वो थोड़ा भी धीमे पड़ते तो उन्हें कोड़े मारे जाते, भूखा रखा जाता, या फिर कई दिनों तक खड़े रहने की सजा दी जाती। और सबसे खौफनाक था वो पल जब इंसान खुद ही हार मान लेता था। कुछ कैदी पागल हो जाते, कुछ खुदकुशी कर लेते, और कुछ बस चुपचाप एक दिन मर जाते। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ये द्वीप एक बार फिर सत्ता के खेल का हिस्सा बन गया। जापानियों ने इन पर कब्जा कर लिया और अत्याचार का एक नया दौर शुरू हुआ। अब कैदियों पर सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, जापानी भी जुल्म ढा रहे थे। लोगों को बिना वजह गोली मार दी जाती, समुद्र में फेंक दिया जाता या भूखा मार दिया जाता। 1945 तक आते आते ये जगह एक कब्रिस्तान बन चुकी, जहां हर तरफ बस मौत की कहानियां बिखरी हुई। जब आखिरकार ये सब खत्म हुआ और कैदियों को वापस भेजा गया तो वो लोग पहले जैसे नहीं थे। उनके शरीर जिंदा थे, लेकिन उनकी आत्मा कहीं उस काले पानी में ही डूब चुकी थी।
आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो हमें सिर्फ उन लड़ाइयों को नहीं याद करना चाहिए जो मैदान में लड़ी गई, बल्कि इन खामोश लड़ाइयों को भी याद करना चाहिए जो इन दूर दराज द्वीपों में लड़ी गई, जहां आवाजें दबा दी गई लेकिन उनका असर कभी खत्म नहीं हुआ। ये कहानी हमें ये बताती है कि आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है जिन्होंने सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। और शायद यही वजह है कि काला पानी आज भी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है, एक दर्द है जो हमें ये याद दिलाता है कि इंसान की सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन अन्याय की हर सीमा को एक दिन टूटना ही पड़ता है। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए MATV न्यूज के साथ।